हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 12th क्लास के विद्यार्थी, हमने आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट में बहुत से टॉपिक को डिस्कस कर दिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कस किए, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिए, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस किए, ग्रुपिंग ऑफ सेल किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब कुछ डिस्कस किए। आज जो हम लोग डिस्कस अब करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना होगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, उसके बाद आपको पढ़ना एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। ये 5 आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने की आवश्यकता है। तो उसमें से आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड में सवाल आते हैं। अब दूसरी बात है कि पोटेंशियोमीटर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर में जो हम लोग को पढ़ना है वो दिमाग में रखना है। वो पहला क्या पढ़ना है? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए, पोटेंशियोमीटर का जो हिंदी होता है वो विभव मापी होता है। पोटेंशियोमीटर का हिंदी विभव मापी, और सेंसिटिविटी का हिंदी होता है सुग्राहिता। तो इसका हिंदी हो जाएगा विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसका डिस्कस करना है। सेकेंड क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेकेंड क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का कहाँ एप्लीकेशन करते हैं? पोटेंशियोमीटर का जो एप्लीकेशन होता है वह सेल के ईएमएफ को पता करने में, और दूसरा सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है आज? पोटेंशियोमीटर क्या क्या डिस्कस होगा? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी, आपसे 2 नंबर का सवाल होगा कि बोर्ड में सवाल पूछा जाएगा कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसको याद करना है। तो वो याद करने के लिए है अलग, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ये आपको पता नहीं चलेगा। और जो फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आप लॉन्ग याद रखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपसे कहा जाएगा कि पोटेंशियोमीटर की सहायता से सेल के ईएमएफ कैसे निकालते हैं, साबित करें। तो ये अकेले 2 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद कहा जाएगा कि पोटेंशियोमीटर की सहायता से सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को कैसे प्राप्त करते हैं, ये 2 नंबर का आएगा। और सभी को मर्ज कर दिया जाए तो 5 नंबर का अकेला सवाल बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी निश्चिंत होकर गौर से ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए। वीडियो आपको पसंद होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उस बेल बटन दबा ले, ताकि आपको नया वीडियो जब भी मिले तो उस चीज को आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। और दूसरी बात, अगर इसको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो पहले आप इससे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। ये हम लोग समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट के अंतिम चरण पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, और इससे आपको तो जेईई मेंस और एडवांस में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। जेईई मेंस में पोटेंशियोमीटर के बेसिस पर, और आपको नीट के एग्जाम में भी रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। देखिए, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का डिफिनीशन क्या कहेंगे कि पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस और सेल का ईएमएफ मेजर किया जाता है। ये पोटेंशियोमीटर का ये डिफिनीशन हो गया। पोटेंशियोमीटर आपको देखने को कहाँ मिलेगा?
वो आपके लैब, जब आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जब स्कूल में पढ़ते होंगे या कॉलेज में आपका नामांकन होगा, तो वहाँ एक लैब होगा फिजिक्स का। वहाँ लैब में जाएंगे तो वहाँ आपको पोटेंशियोमीटर दिखेगा। पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है वो 5 से 10 मीटर लंबा वायर होता है, एक टेबल पर बिछा हुआ टाइप रहेगा। तो इस वायर को हम ड्रॉ कर देते, ये इस तरह से वायर रहेगा पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर के वायर का एक एंड को सेल के साथ जोड़ा जाता है, ये इसका सेल का ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। उसके बाद रिहोस्टेट, किससे जोड़ा जाता है? रिहोस्टेट। रिहोस्टेट RH हो गया, इंटरनल R0, सेल का EMF E0। ठीक है, ये पॉइंट A कहला गया, ये पॉइंट B। देखिए रिहोस्टेट RH जो है इसको कहा जा रहा है रिहोस्टेट। देखिए रिहोस्टेट एक प्रकार का वेरिएबल रेसिस्टेंस है। रिहोस्टेट क्या है? एक प्रकार का वेरिएबल रेसिस्टेंस है। हमको जितना ओम रेसिस्टेंस की आवश्यकता होगी इस जॉकी को आगे पीछे खसका के उतना ओम का रेसिस्टेंस आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका वेरिएबल है, रहता है, ये फिक्स रहेगा। AB क्या है? AB पोटेंशियोमीटर का वायर है। AB क्या है? AB वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का वायर AB है। AB के एंड को, एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़े, दूसरे एंड को लाते हुए बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़े। सेल का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस R0 हो गया, और E0 क्या हो गया? सेल का EMF है। तो E0 की बात करते हैं तो E0 EMF ऑफ प्राइमरी सेल, R0 इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, दूसरी चीज अब आते हैं AB। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन जितना भी हम जोड़े हुए हैं सबके बारे में हम डिस्कस कर दिए। RH क्या हो गया? रियोस्टेट। R0 क्या हो गया? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। E0 क्या हो गया? प्राइमरी सेल का EMF। AB क्या हो गया? पोटेंशियोमीटर का वायर। ये इतना फिक्स होगा। तो इसको कहा जाता है प्राइमरी क्वाइल। इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी क्वाइल। ठीक है, ये प्राइमरी क्वाइल हो गया। उसके बाद क्या रहेगा? एक सेकेंडरी क्वाइल। ये है सेकेंडरी क्वाइल। ये है आपका सेकेंडरी क्वाइल। क्या करते हैं? जैसे अगर आपको सेल का EMF निकालना हो, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना हो, तो उस सेल को इसी सेकेंडरी, यही दोनों एंड के बीच जोड़ा जाता है। सेल को क्या करेंगे? इन्हीं दोनों एंड के बीच जोड़ा। सोचिए कि इतना कंस्ट्रक्शन, इतना आपको लैब में दिख जाएगा। ये हम आपको थ्योरी बता दिए, इसका प्रैक्टिकली अगर आपके पास लैब जाएंगे, स्कूल में, अगर अभी लॉकडाउन में स्कूल बंद है तो स्कूल के लैब में आपको ये सब नजर आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी क्वाइल है और सेकेंडरी क्वाइल है। अब दूसरी बात है कि ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं C से। ठीक है, ये पॉइंट जो है पोटेंशियोमीटर के वायर पर खसकाने के लिए है। जैसे हमारा जो पोटेंशियोमीटर जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उस प्रिंसिपल को कहते हैं नल मेथड। नल मतलब शून्य। कहने का मतलब कि जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स को इसके साथ जोड़ा जाता है, सेकेंडरी कॉइल में जोड़ते हैं, और इस जॉकी को हम आगे पीछे पोटेंशियोमीटर के वायर पर आगे पीछे इस प्रकार से खिसकाएंगे और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब कि करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करने वाला करंट का वैल्यू जो होगा 0 होगा। तो 0 नल हो गया। अर्थात ये जो पोटेंशियो कहा जाएगा कि पोटेंशियोमीटर जो वर्क करता है नल मेथड पर। किस पर? नल मेथड।
ठीक है। तो ये सी हो गया बैलेंस पॉइंट। ये सी एक ऐसा पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर से फ्लोइंग करंट क्या है, जीरो है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ये सी क्या हो गया, आपका बैलेंस पॉइंट। सी आपको जब भी, अब सी को हम क्या समझेंगे, बैलेंस पॉइंट। क्लियर है सभी को? इस प्रकार से अब हम टोटल पॉइंट को फिर से लिखते हैं। क्या क्या हम लिखे हैं, आपसे कहा जाए पोटेंशियोमीटर में कितने कॉइल होते हैं, 2 कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में किसको जोड़ते हैं, सेकेंडरी कॉइल में उस सेल को जोड़ेंगे जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस और ईएमएफ फाइंड आउट करना रहेगा, तो उसको सेकेंडरी कॉइल में जोड़ेंगे। प्राइमरी कॉइल में क्या रहेगा, प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियोमीटर का वायर रहेगा, पोटेंशियोमीटर का वायर को सेल से जोड़े हुए हैं, एक इनको रिहोस्टेट, इस तरह से जोड़े हुए, ये प्राइमरी कॉइल हो गया। अब तो एबी जो है, एबी क्या था, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। मान लिया जाए कि एबी का जो लेंथ है एल ले लेते हैं, कैपिटल एल। एबी का लेंथ क्या लिया, कैपिटल एल ले लिए, ठीक है। और जो एसी का जो लेंथ है उसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिए। एबी का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ एबी को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। आर नॉट लिख देते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ एबी को किससे रिप्रेजेंट कर दिए, आर नॉट से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी, एबी का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। एबी का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा। अब दूसरी बात, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, अर्थात प्राइमरी कॉइल को हिंदी में क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में फ्लोइंग करंट, बहने वाला विद्युत धारा, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई नॉट से। तो आई नॉट बराबर क्या होगा, जरा सोचिए तो, ई नॉट बटे रेसिस्टेंस हो गया एबी का रेसिस्टेंस आर नॉट प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस आर नॉट, स्मॉल आर नॉट, और रिहोस्टेट आर एच, यही होगा कि नहीं। उसके बाद अगर बात करते हैं, जो हम लिखे वी नॉट की बात करेंगे, तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू, वी नॉट किसका है, एबी का पोटेंशियल डिफरेंस, आई नॉट इंटू आर नॉट, और आई नॉट का वैल्यू कितना है, ई नॉट बटे आर नॉट रिहोस्टेट इंटू आर नॉट। ये आपका क्या निकल गया, वी नॉट बराबर, ये डॉट है, इनटू है, ठीक है। तो वी नॉट का वैल्यू आपका निकल गया। ये क्या हो गया कि एबी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट हुआ। इससे क्या होगा, अब दूसरा पॉइंट अब आते हैं, यहां तक तो आपको कोई क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं, सी क्या था, सी के बारे में क्या बात कर रहे थे, बैलेंस पॉइंट। सी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सी क्या है, सी है बैलेंस पॉइंट, सी है आपका बैलेंस पॉइंट। तो एसी का तो लेंथ एल लिखे हुए थे, स्मॉल एल, तो एसी का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर लिख देते हैं, ठीक है। एसी का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। अब हमको यही पता करना है कि एसी का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखिएगा कि जैसे कि एसी एबी का ही पार्ट है, एसी किसका है, एबी का ही पार्ट है, अर्थात सेम वायर का है। तो ये ध्यान रखना है कि ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये है वी नॉट। ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी नॉट। कहने का मतलब कि रेसिस्टेंस एबी था, तो एबी रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी एबी था कि नहीं। तो उसी प्रकार से एसी रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी एसी हो जाएगा। एसी रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वी एसी, और वी एसी बराबर क्या लिखा जा सकता है, एक एक नियम से, वी ए बी इंटू आर ए सी बटा आर ए बी। एक एक नियम से समझिए, आर ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए बी, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, वी ए बी बटे आर ए बी। तो आर ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए बी बटे आर ए बी इंटू आर ए सी, और आर ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिखे हैं, वी ए सी, ठीक है।
तो VAC को हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। VAC को किससे रिप्रेजेंट कर दिए? V से। और VAB क्या था? V0 था। V0। RAB को RAB से ही रिप्रेजेंट रखते हैं और RAC को RAC से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रख सकते हैं? RAC बटे RAB को क्या बोला जा सकता है? V0 के V0 छोड़ दीजिए, याद कीजिए कौन सा पॉइंट। एक पॉइंट आपको हम याद कराते हैं, R बराबर रो इंटू L बटे A, ये फॉर्मूला था कि नहीं? तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रो और A तो कांस्टेंट होगा क्योंकि लेंथ AB वायर, तो यही वायर की बात न हो रही है। तो वायर के लिए रेसिस्टिविटी और एरिया क्या हो गया? कांस्टेंट। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, तो इस हिसाब से लिख सकते हैं RAB बटे RAC बराबर L बटे स्मॉल l। ठीक है, तो देखिए RAC बटे RAB है, तो इसको क्या लिख देंगे? इंटू L बटे कैपिटल L। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। V0 बटे L हो गया, और इसी को आगे की ओर बढ़ा के लिखेंगे V बराबर K इंटू L स्मॉल l, वेयर जहां K बराबर है V0 बटे L। K बराबर क्या लिखेंगे? V0 बटे L। अब जरा याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़े थे फॉर्मूला E बराबर माइनस dV बटे dr। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिख रहे हैं E बराबर माइनस dV बटे dr। ये कहाँ पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैट में। इसका मतलब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि E बराबर V बटे R या V बटे D, कुछ भी जो, अर्थात इससे समझिए ना, ऊपर है आपको पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे है डिस्टेंस, है ना, लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस बटे डिस्टेंस अगर हो तो उसको क्या कहते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या कहा जाता था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक उसी प्रकार से यहां पर आइए, V0 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और L क्या है? लेंथ। तो इसको क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या कहा जाता है? K को क्या कहा जाएगा? इस पोर्शन को पूरा को क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, K बराबर V0 बटे L क्या कहा गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हिंदी होता है विभव प्राचीर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या हिंदी होता है? विभव प्राचीर। तो ये टॉपिक यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक यहाँ तक क्या क्या फॉर्मूला? कि करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल, करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल, ये याद आपको करना है। ठीक है, याद क्या करना है? ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो करंट फ्लो, किसी भी सर्किट में करंट कैसे निकाला जाता है ये तो पहले ही किरचॉफ रूल से बताया गया है, वही चीज तो किए हैं। और आपको पोटेंशियोमीटर के वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कर दिए। फिर उसके बाद सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है इस पोटेंशियोमीटर में, तो ये V बराबर KL। V क्या है? V है पोटेंशियोमीटर का वायर का पॉइंट A हो गया, और C क्या हो गया? बैलेंस पॉइंट। A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, A और C का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर K इंटू L, जहां K क्या है? K इंटू L क्या मतलब क्या? ये स्मॉल l किसके लिए? AC का लेंथ है। और K क्या है? V0 बटे कैपिटल L, और कैपिटल L क्या है? पोटेंशियोमीटर के वायर का लेंथ। क्लियर हो गया? अब इसको बीच वाले फिगर को हम मिटा देते हैं। अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जो हम डिस्कस करने जा रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? हमको जो आज काम है वो पता करना है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर किन किन बातों पर निर्भर करता है ना, उसको डिस्कस करना था। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। ये सब चीज जो है सब मिटा देते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि सेंसिटिविटी की बात करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ
पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद रखना है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेंसिटिविटी को पोटेंशियोमीटर को क्या बोले, विभव मापी की सुग्राहिता हिंदी में बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बढ़िया से समझ लेते हैं। ये था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको V नॉट बटे एल लिखे थे। V नॉट बराबर पूरा फॉर्मूला क्या है, I नॉट इंटू R नॉट बटे कैपिटल L। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, I नॉट R नॉट बटे कैपिटल L। और जब सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के जब 1/k ना है तो वह तो एल ऊपर चला जाएगा और आई नॉट इंटू आर नॉट हो जाएगा। क्लियर है, आई नॉट इंटू आर नॉट। अब जरा सोचिए कि सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज करना होगा तो क्या करेंगे। to increase the sensitivity of the पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी को अगर बढ़ाना होगा तो हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे बताइए, ये कैपिटल एल क्या है, पोटेंशियोमीटर की वायर का लेंथ, तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ को बढ़ाना होगा। सेकंड क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज द फ्लोइंग करंट in the primary coil of पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी कॉइल में फ्लोइंग करंट को घटाना होगा। थर्ड क्या करना होगा, पोटेंशियोमीटर के वायर के रेसिस्टेंस को घटाना होगा। ये रेसिस्टेंस है ना पोटेंशियोमीटर के वायर का रेसिस्टेंस, इसको घटाएंगे तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, डिक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर के रेसिस्टेंस को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो ये आपका जो हम पहला आप क्या बताते हैं कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को डिस्कस करना है, तो सेंसिटिविटी को डिस्कस करने से पहले हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस करना पड़ा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट से डिस्कस करने से पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में टोटल डिस्कस करना पड़ा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पोटेंशियोमीटर से, ये सब फॉर्मूला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेमोराइज कीजिए कि पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, केवल इतना ही। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको कैसे याद करेंगे, वायर के लेंथ को बढ़ाकर, दूसरा वायर में फ्लोइंग करंट को घटाकर, तीसरा वायर के रेसिस्टेंस को घटाकर। ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती। मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब कोई। नेक्स्ट आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है
कि पोटेंशियोमीटर का वायर जो होता है उसकी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए हम लोग जो पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज करते हैं उस वायर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वेरी हाई होता है। पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का जो वायर AB था, उस AB का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? लो होता है। ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं, एप्लीकेशन पर आते हैं। भाई पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या था? पोटेंशियोमीटर का क्या एप्लीकेशन था? ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। रिहोस्टेट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर, ये क्या हो गया? प्राइमरी कॉइल। ये क्या हो गया? सेकेंडरी कॉइल। हमको सेल का पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं? टू डिटरमाइन, क्या हमारा पहला एप्लीकेशन? टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। तो जब सेल का जब ईएमएफ निकालना होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? एक सेल ले लिए, दूसरा सेल ले लिए, और इस सेल का ईएमएफ E1 है, स्विच S1 है, सेल का ईएमएफ E2 है, स्विच S2 है। अब इसको हम जोड़ दिए इस प्रकार से, सेकेंड कॉइल में जोड़ दिए दोनों। इसको क्या कर दिया? सेकेंड कॉइल में जोड़ दिए, इसको सेकेंडरी कॉइल में जोड़ दिया। ये तो प्राइमरी कॉइल फिक्स था। अब क्या करना है? देखिए सबसे पहला काम, व्हेन स्विच S1 क्या करते हैं? क्लोज। स्विच S1 क्लोज और स्विच S2 ओपन। S1 क्लोज हो गया और S2 ओपन रह गया, तो सर्किट कौन होगा? अगर करंट फ्लो भी करना होगा तो सर्किट यही ना होगा, S1 से होकर निकलेगा। अर्थात ये गैल्वेनोमीटर का कोई काम, इसका काम है। हम इसको आगे पीछे सोचिए, जैसे ही आपका ये हम डॉट डॉट किए हैं, है एक के वो दो गैल्वेनोमीटर नहीं है। जब पहला काम कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को आगे पीछे घुमाएं। जब S2 को क्या कर दिए? ओपन छोड़ दिए, S1 को क्लोज किए, एक सर्किट तैयार हो गया, क्लोज सर्किट। उसमें गैल्वेनोमीटर वाले पॉइंट को, इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर के वायर पर आगे पीछे घुमाएं। अब इस प्रकार से आपको किसी इस वायर पर कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि सेकेंडरी कॉइल में फ्लोइंग करंट 0 होगा। इसका हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं कि स्विच S1 को क्लोज, S2 को ओपन रखने पर बैलेंस पॉइंट मिला, वो C है। बैलेंस पॉइंट क्या हो गया? C। बैलेंस पॉइंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? संतुलन बिंदु। बैलेंस पॉइंट क्या हो गया? C। C हो गया बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट C हो गया। अब बैलेंस पॉइंट C हमारे पास आ चुका है, तो बताइए VAC, A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जो सेल का यहाँ EMF है, तो VAC बराबर E1, और फॉर्मूला क्या पढ़े थे? VAC बराबर, V बराबर क्या? VAC का मतलब V पढ़े थे, VAC बराबर क्या पढ़े थे? K इंटू L। तो बताइए AC का जो लेंथ है, बैलेंस पॉइंट C है, इसलिए AC बराबर हम लिख देते हैं L1, A से C का डिस्टेंस L1, तो VAC बराबर KL1, इसलिए E1 बराबर क्या हो गया? KL1। इक्वेशन फर्स्ट, E1 बराबर क्या हो गया? KL1। उसके बाद अब सेकंड क्या करेंगे? व्हेन स्विच S1 ओपन, S1 क्या है? ओपन है,
और स्विच S2 क्लोज। S2 क्या हो गया? क्लोज। तो बैलेंस पॉइंट होगा, बैलेंस पॉइंट वो मिलेगा हमको D, इसलिए AD बराबर क्या हो गया? L2। L2 मान लिए। तो सोचिए VAD, सोचिए कि कहिए कि हम S1 को इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया, उसके बाद हम गैल्वेनोमीटर वाले लाइन को आगे पीछे घुमाए तो एक नया बैलेंस पॉइंट मिला, और वो नया बैलेंस पॉइंट कौन है? D है, इसीलिए हम डॉट 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 से रिप्रेजेंट किए हैं। तो VAD बराबर क्या हो जाएगा? E2, और VAD बराबर क्या लिखे बोलते थे? KL, तो KL, L की जगह क्या हो जाएगा? L2, इसलिए E2 बराबर क्या हो गया? KL2, इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दिए? भाग दे दिए। इक्वेशन फर्स्ट भागा इक्वेशन सेकंड, डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? E1 बटे E2 बराबर L1 बटा L2। ठीक है, इस तरह से आपका सेल के EMF का कंपेरिजन भी हो जाएगा और आप डिटरमाइन भी कर लेंगे। मान लिया जाए कि कोई एगो सेल है, एक सेल का EMF पता है, लेंथ EMF पता, दूसरे मान लीजिए प्रथम सेल का EMF पता है, लेकिन दूसरा सेल यूज किए उसका EMF पता आपको नहीं है। तो फर्स्ट सेल का EMF पता है, दूसरे सेल का EMF नहीं पता है, और लेंथ आपको पता हो गया, बैलेंस पॉइंट AC और AD, तो E2 तो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम सेल का EMF, ये पूरा काम आपको लैब में किया करना पड़ता है। ठीक है, और ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ, लैब में जाएंगे प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आपको ज्यादा नजर आएगा, ज्यादा विजुअलाइजेशन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये सेल के EMF को फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग का काम, अगला काम क्या है? सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसको हम छोड़ देते हैं, पूरा मिटाएंगे नहीं, दोबारा फिर बनाना पड़ जाएगा, है ना। इधर सब मिटा देते हैं। फिर से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, हमेशा आपके साथ हम खड़े रहेंगे, आपको बेनिफिट होगा। धीरे धीरे इसी चैनल पर आपको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भी होगी, पॉलिटेक्निक, SSC, रेलवे, हर तरह का तैयारी कराने का व्यवस्था किया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फ्यूचर तक आपको काम आएगा। देखिए, अब हमारा काम है, क्या हम लोग काम करने जा रहे हैं? सेकेंड, टू डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को डिटरमाइन करना है। ठीक है, क्या करेंगे? पहले एक रेसिस्टेंस ले लेते हैं। एक रेसिस्टेंस हो गया और एक सेल हो गया, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कैपिटल R, स्मॉल r, इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए E से। ठीक है, अब हम इस वायर का पॉइंट A को समझिए कि यहाँ जोड़ दिए और इससे होते हुए गैल्वेनोमीटर से होते हुए C तक पहुंचा दिए। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, और यहाँ एक स्विच भी लगा दीजिए। स्विचेस क्या करना है? सबसे पहले व्हेन स्विच S ओपन, सबसे पहले स्विच S को क्या कर दे? ओपन कर दे। ओपन रहेगा तो बैलेंस पॉइंट मिला हमारा पॉइंट C पर। बैलेंस पॉइंट क्या हो गया? बैलेंस पॉइंट हमारा C हो गया। तो AC का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? L1। ठीक है, अब जरा सोचिए कि AC का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAC, वो VAC के क्या होगा? जरा सोचिए, आपको याद होगा जब हम सेल का EMF डिस्कस कर रहे थे, वो वीडियो में देखिएगा, सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R। जब सर्किट ओपन हो जाए तो टर्मिनल वोल्टेज
अर्थात ये भी पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी ही ना है, तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। आप उसमें देखिएगा ईएमएफ ऑफ सेल जो टॉपिक है, जिसमें हम इंटरनल रेसिस्टेंस की डिस्कस किए हैं, सेल का ईएमएफ किए हैं, सेल को हम सीरीज में जोड़े हैं, सेलों को पैरेलल जोड़े हैं, सेलों का मिक्स्ड ग्रुपिंग किए हैं। उस वीडियो में जाकर देखिएगा तो टोटल डिस्कशन हो जा चुका है। तो जब भी एसी की बात करें तो भी एसी बराबर जो आपको आएगा वो हो जाएगा ई, और ई बराबर क्या लिखेंगे, के इंटू L1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद व्हेन स्विच एस क्लोज, स्विच एस को क्या कर दिए, क्लोज, तो बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा, हम आपको पहले ही बताएं बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या। आपको बैलेंस पॉइंट किसको कहते हैं, वो कहे बैलेंस पॉइंट तो क्या समझेंगे कि इस वायर को आगे पीछे इस प्रकार से घुमाएं, आगे पीछे ले जाएं, जहां पर देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में जहां डिफ्लेक्शन 0 हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर से कोई फ्लोइंग करंट नहीं है, इसका मतलब इस सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आपसे कोई पूछे कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो किस बेसिस पर काम करता है, तो नल मेथड पर काम करता है। गैल्वेनोमीटर में फ्लोइंग करंट 0, अर्थात इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन। तो बैलेंस पॉइंट, अब वही चीज क्या किए, एस को क्लोज कर दिए, अब इसको आगे पीछे किए तो कहाँ मिला बैलेंस पॉइंट, डी। और जब बैलेंस पॉइंट डी मिला तो सोचिए कि वी ए डी, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। भाई इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो, लेकिन इसमें तो करंट फ्लो किया होगा, है ना, तो आई इंटू आर, तो आई बार किसमें, इसमें करंट फ्लो, केवल इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सोचिए केवल इसमें करंट फ्लो हुआ, इसके बाहर करंट आया ही नहीं, सिर्फ इसी में करंट फ्लो है, यहाँ से न करंट गया न करंट आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसमें करंट फ्लो होगा। तो एसी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, और आई के जगह पर क्या लिखेंगे, ई बटे कैपिटल आर जो स्मॉल आर, ई बटे इसमें करंट न फ्लो कर रहा है, आई किसकी बात की है, इसके लिए। ठीक है, जब स्विच को क्लोज करेंगे तब इसमें करंट आई फ्लो करने लगा, है ना, और इसी में करंट रहा और कहीं नहीं फ्लो किया, बाहर करंट निकला ही नहीं, केवल इस सर्किट में। तो इसमें आई इंटू कैपिटल आर, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आई इंटू कैपिटल आर। तो वी ए डी निकल गया, V और AD के, अब VAD बराबर फॉर्मूला क्या, इससे पहले पढ़े थे, K इंटू L2, अच्छा L2 लिख देते हैं, AD बराबर जो होगा L2, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट बटा इक्वेशन सेकेंड कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट भागा इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा, E बटे ई आर बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर KL1 बटा KL2, के से के कैंसिल, तो ऊपर चला जाएगा, E इंटू कैपिटल आर जो स्मॉल आर बटे ई आर L1 बटा L2, तो E से E कैंसिल, इसको कर सकते हैं 1 प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर L1 बटे L2, इसलिए स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर L1 बटे L2 माइनस 1, इसलिए स्मॉल आर बराबर L1 बटे L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। यही प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, यही हमको वैल्यू लाना था। सोचिए L1 L2 पता रहेगा -1, और जो हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यूज किए हैं उसका वैल्यू पता रहेगा, तो इस प्रकार से हम सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किन्हीं विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन राइज कीजिएगा, हम उसका इसको एक्सप्लेन करेंगे। और कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, एक व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर आपको कोई भी डाउट हो उसको मैसेज कर दीजिए, आपको आंसर हम वीडियो बनाकर या उसको एक्सप्लेन करके आपके सामने भेज देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही तक, जिसमें हमने आपने पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर के द्वारा सेल का ईएमएफ, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस सब कुछ फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दूसरा चीज, हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा,
दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।